everyone. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर. हेलो सर. हेलो. वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से. वर्क क्या होता है बाय फॉर्मूला? वर्क डन. वर्क डन तुम लोग पढ़े होगे क्लास 9 में. वर्क डन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और किसी का कुछ? सर हाँ. पावर इनटू टाइम. नहीं, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले तरीके से ही, पावर से भी नहीं. अभी तुमने तो डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लियो और ये सब चीजें पढ़ लियो. तो वर्क डन जो तुम पढ़े हो, तुम देखे होगे वहां पर एफ एस कॉस थीटा लिखा होगा क्लास 9th में, है ना? एफ एस कॉस थीटा. तो एक्चुअली वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो कॉस थीटा आता है. और सेकेंड चीज, एफ एस कॉस थीटा हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो. ठीक है. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो जनरल फॉर्मूला वर्क डन का इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. सर बीच में आपकी आवाज कट हो गई थी, वापस रिपीट करो ना. जो तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हो ना कि वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. यस सर. तो वहां पर एक्चुअली में एफ एस कॉस थीटा ये तब होता है जब एफ कांस्टेंट हो, थीटा कांस्टेंट हो. मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तब वो चीज होता है. ओके जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. मैंने किया छोटे से इंस्टेंट के लिए एफ डॉट डी एस, और उन सारे वैसे सारे वर्क डन को मैं ऐड कर दिया. मतलब बेसिकली उसका समेशन, और समेशन इज इंटीग्रेशन. तो वर्क डन का जो अपना बेसिक फॉर्मूला है, सबसे मेन फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. अब देखो हमने जो पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा, वो भी गलत नहीं है. अब देखो कैसे आएगा. इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ये देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एफ into mod of ds into cos theta. If force is constant and the angle between force and displacement, force vector and displacement vector is also constant, ये दोनों constant है, then अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन जो था, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ ds cos थीटा. अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन के अंदर से मॉड ऑफ एफ को बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकता हूँ. सिमिलरली cos थीटा मेरा कांस्टेंट है, उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, और बच गया मेरा मॉड ऑफ ds. और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ एफ cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो तुम लोग ये पढ़ोगे मॉड एफ मॉड एस cos थीटा. ये तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट हो, एस कांस्टेंट हो और थीटा भी कांस्टेंट हो. एस कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट हो, फोर्स और थीटा. राइट? यस सर. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस.
डन। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया। यस सर। चलो अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन 1, सबसे बेसिक, कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इसका मास है 10 kg, इसको मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन का एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब वर्टिकल से 53 डिग्री पे। तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? राइट साइड। राइट साइड ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं ऊपर जाएगा। जाएगा। हाँ, नीचे की ओर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की ओर क्या है 100 sin 37, दैट इज 60 न्यूटन, और इधर की ओर है 80 न्यूटन। तो 60 न्यूटन कम है कंपेयर टू 100 न्यूटन, तो ब्लॉक ऊपर नहीं जाने वाला है, ब्लॉक क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो उधर मूवमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन फाइंड, और ये फोर्स जो है 100 न्यूटन का वो कांस्टेंट है और एंगल भी कांस्टेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। लेकिन उसमें नॉर्मल भी तो होगा। हाँ नॉर्मल होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। चलो मैं तुमको क्वेश्चन देख रहा हूँ, नॉर्मल भी होगा, ये है, तो नॉर्मल कितना होगा? हाँ किसका डाउट था, नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे? 100। नहीं, नॉर्मल हमेशा 100 होता है क्या? नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता है ना। 40। 40 होगा। 40 ठीक है, क्योंकि नॉर्मल उसको ऊपर नहीं मूव करा सकता है ना, नॉर्मल एडजस्टेबल फोर्स है, नॉर्मल फ्रिक्शन ये दोनों एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक है, इसका डाउट था क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स in 5 seconds. सर कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या? Initial velocity 0. ओके। 3200. 4 into 2500. 4.
3200 6400 ये तो आंसर है मेरे पास। एक मिनट, हाफ इनटू ओके 3200 एक्सेलरेशन क्या होगा? भाई कैसे आया 3200 6400? अच्छा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ब्लॉक का हम लोग एफबीडी बनाए तो ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर 60 न्यूटन लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो राइट साइड में इसका एक्सेलरेशन होगा 80/10 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ है। और इनिशियल स्पीड 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड विल बी हाफ a t स्क्वायर दैट इज 100 मीटर। 100 तो वर्क डन 3200 कैसे आया? इसके बाद वर्क डन क्या होगा? mod of f mod of s cos theta, mod of s is 100, mod of s is also 100 into cos 37. Cos 37 is 4/5. इसमें कहाँ पर तुम लोग का कुछ अलग आ रहा है? सर मॉड F ऑफ को एफ को 18 80 लेना। ले लिया था। क्या क्या लिया था? मॉड ऑफ एफ को 80 ले लिया था। हाँ तो 80 लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 80 तो 4/5 मत लेना। अगर तुम 80 लोगे तो 4/5 मत लेना। हाँ सर 4/5 ले लिया उसके साथ। अच्छा दोनों ले लिया था। हाँ सर। नहीं देखो अगर तुम डायरेक्टली एफ, एक तो ये कर सकते हो mod of f cos थीटा, या फिर फोर्स का उधर वाला कंपोनेंट ले लो, तो वो mod f cos थीटा तो डायरेक्टली हो गया, उधर वाला कंपोनेंट ले लो इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वो भी कर सकते हो। दो बार नहीं cos थीटा, एक ही बार। 3200 कैसे आया? 6400 तो यहाँ से आ गया। 3200 किसका कैसे आया था? प्रसन्ना हाउ डिड यू फाइंड एक्सेलरेशन? प्रसन्ना देखो इधर की ओर फोर्स कितना है? 80 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। अच्छा ठीक है प्रसन्ना। ओके सर। सर ये जूल्स में होगा ना? हाँ ऐसा यूनिट इसका जूल होगा। सब कुछ न्यूटन में दिया है ना? हाँ देखो जैसे यहाँ पर फोर्स न्यूटन में रखा है, और तो फिर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया होगा, तो ये फिर हम लोग जूल्स में लिखेंगे। लेकिन अगर फोर्स बस 100 दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? 8000 यूनिट्स। देन इस केस में क्या था? ये सरफेस हमने फ्रिक्शनलेस एज्यूम किया है, फ्रिक्शनलेस एज्यूम किया है। डन। अगर ये सर्विस फ्रिक्शनलेस नहीं होता तब क्या होता? सेम क्वेश्चन, अगर ये सर्विस फ्रिक्शनलेस नहीं होता तब क्या होता? मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन at an angle of 37 degree with the horizontal, and the coefficient of friction is 0.3 let's say. मुझे बताना है find mass is 10 kg, initial speed is 0, find the work done by first friction, नहीं first applied force, ये हम लोग applied force 100 न्यूटन को बोल रहे हैं, applied force, and second friction in 10 seconds.
हाँ अद्वैत, एफबीडी बनाना सबसे पहले, पहला स्टेप हर बार 6800। अच्छा मैंने टाइम बढ़ा दिया हो ना, 1 मिनट। सबसे पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आया? 6.8 है। 6.8 ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं स्टेट बोर्ड वाले में किया था क्लास, उसमें यही मिस हुआ कि उन्होंने फ्रिक्शन वाला छोड़ दिया। तो ठीक है, सही है। यहाँ पे अभी इधर की ओर 80 लग रहा है, ऊपर लग रहा होगा 60, नीचे एक mg लग रहा होगा 100। तो नॉर्मल जो होगा वो 40 हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, दैट इज 0.3 टाइम्स ऑफ 40। 43 या 120, तो 12 न्यूटन का। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 80 माइनस 12, F net is equals to 68 न्यूटन। एक्सेलरेशन हो गया 68 अपॉन 10, दैट इज 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ a t स्क्वायर, t इज 10 तो ये आ गया 3.4 इंटू 100, 340 मीटर। यहाँ तक सेम आया। यस सर। अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे? अप्लाइड फोर्स 100 into कांस्टेंट है। 340 हॉरिजॉन्टल into फोर्स हाँ इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो वो भी कर हाँ वो भी सकते कर हो, सकते हैं। दोनों कर सकते हो। आइदर इसको 80 इंटू दोनों 340 एक कर ही दो चीज हो डायरेक्टली, जाती है। हाँ, या फिर 100 इंटू 340 इंटू 4/5 कर दो, इंटू 4/5 इज 80। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? ट्वेल्व इंटू 340। 12 इंटू 340 और कुछ? सर 80 इंटू 340 माइनस 68 इंटू 340। नहीं भाई, इतना लंबा तो नहीं आएगा। हाँ, बर्थ 80 इंटू 340 माइनस, हाँ अद्वैत सही है। How are you sure that the object will have no acceleration in the y direction? Please tell. विश्वजीत, y डायरेक्शन दो, y डायरेक्शन में कोई भी चीज तभी मूव करेगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, जब वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स उसके mg से ज्यादा होगा। ये देखो, ये 60 है, तो 60 पे नहीं मूव करेगा। अगर यही मेरा कंपोनेंट 100 से ज्यादा आता, तभी ये y डायरेक्शन में मूव करता, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं मूव करा सकता है, नॉर्मल एडजस्टेबल है। ओके, हाँ, वर्क डन में फ्रिक्शन। प्रतीक्षा, किसी एक का आंसर सही आया है, अद्वैत सही था। सिंपल सा है, देखो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स है 12, डिस्प्लेसमेंट है 340, और जिसने आंसर बोला है उसने एक चीज मिस किया, इनटू cos 180, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो cos 180 दैट इज -1। तो ये आ जाएगा आंसर। ये आ गया -4080 जूल। ठीक है, सिंपल सा है। पर तुम क्या बोल रहे थे? तुम भी कुछ बोल रहे थे, वो भी तरीका सही है। क्या बता रहे थे तुम? अर्थ
सर मैंने कोई तरीका नहीं बोला था, तो दूसरा अच्छा वाला किसका? बात। अच्छा फिर वो किसने बताया था 80 इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ऐसा कुछ कोई बोल रहा था ना? चलो इसका कोई और तरीका है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता सके? वैसे अभी हम लोग वो नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्लास 9 में तुम पढ़े होगे ऐसा कुछ। अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़े हैं, लेकिन तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बता सकते हो, क्योंकि तुमको एक्सेलरेशन बताया, टाइम बताया, तुम वेलोसिटी निकालोगे, और वेलोसिटी निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तुम बोलोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वहां से भी फ्रिक्शन निकालोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट बहुत लंबी है वो, फालतू का। नेक्स्ट आते हैं। अगर फोर्स, अभी तक क्या है, मेरा फोर्स कांस्टेंट था। अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है, force acting on a body is given by F is equals to x square plus 2x plus 3 फोर्स है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या कोई भी फंक्शन जो भी तुमको लेना है ले लो। फोर्स मान लो ऐसे डिपेंड कर रहा है x पे। फाइंड द वर्क डन in moving an object from x equal to 2 meter to x equal to 4 meter। मोशन जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हो रहा है। सर 1 सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना। हाँ, हाँ सर हो गया। एक आंसर आया 32। सिंपल सा है काफी। भव्या 32। ओके, एक आंसर आया 15.33। ओके, और किसी का कुछ?
110/3। चलो देखते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, अलग अलग आंसर कैसे आता है। वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। अब जो डॉट प्रोडक्ट है विथ ds और ये दोनों जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 होगा। सीधा लिख दो x² + 2x + 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, x² का इंटीग्रेशन x³/3 + 2x²/2 + 3x प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। 4 डाला तो 16 64/3 + 16 + 6 = 12 माइनस 2 डाले तो 2 to the 4 to the 8/3 + 4 + 6, तो ये क्या आ गया 64 - 8 56/3 16 + 12 हो गया 28 28 - 10 + 18, तो ये आ गया 18 या 54 110/3 जूल। बाकी लोगों का कहाँ गलत हो गया? प्रतीक्षा सही है। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, हार्दिक dx, ये ds क्या है? ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? x डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी dx हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है हार्दिक? सर फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ जो सर। ds, ये जो ds है वो क्या है? f डॉट ds में ds क्या है? ds is a very small quantity in the direction of displacement vector, right? Yes, ds sir. vector is very small quantity in the direction of displacement vector। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हम लोग का x डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में होगा तो उस डायरेक्शन में मैं छोटा सा क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ? ds की जगह dx लिख सकता हूँ। वही अगर y डायरेक्शन में होता तो मैं dy लिख सकता था, उसको z डायरेक्शन में होता तो मैं dz लिख देता। ठीक है? यस सर। फर्स्ट स्लाइड। सर अगर फोर्स x डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो, हाँ, तो फोर्स अगर x डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? नहीं सर वो फोर्स और dx और dy का पूछ रहा था मैं। हाँ, तो देखो फोर्स तुम जो बोल रहे हो, फोर्स x डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता, तो वर्क डन 0 हो जाता। सर वो सम एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, ये सब में क्या है? तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है x² + 2x + 3। तो सबसे पहले क्या बताया कि जब हम लोग फॉर्मूला देखें fs cos थीटा, वो तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट है और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा कांस्टेंट है। अगर नहीं है कांस्टेंट तो वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। तो बस मैंने f लिखा और ds को इंटीग्रेट कर दिया। बेसिक फॉर्मूला ये है मेरा वर्क डन का, सबसे बेसिक। बाकी जो भी फॉर्मूला है Okay. fs cos थीटा वो इससे डिराइव्ड है। वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds जब फोर्स कांस्टेंट होगा, ऐसा होगा तब। डन। अब फोर्स और, अब जैसे मान लो ऐसा है कि ये है, तुम यहाँ खड़े हो, अभी तुम जंप किए इस पे, तुम जंप किए, तो जैसे ही तुम जंप किए उसके बाद यहाँ से तुम्हारा ये लेफ्ट से तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये h हाइट राइज किया, तुम्हारा मास m है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा होगा? वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अच्छा, ये भी मैं, क्वेश्चन रिपीट कर सकता? हाँ जैसे मैं
मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मेरा मास m है और मैं h साइड जंप किया ऊपर, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या हुआ होगा? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पूरा का पूरा बॉडी एक साथ ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पैर बेंड करके जंप कर रहे हैं, सीधा पैर स्ट्रेट करके जंप कर रहे हैं ऊपर, ऐसा एज्यूम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या होगा? हार्दिक एमजीएच होता तो नहीं पूछता मैं। सर लेकिन जब भी वो कांटेक्ट लूज कर देगा तो नॉर्मल नहीं रहेगा ना। हाँ एग्जैक्टली सही है। जैसे ही जंप किया तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफएस कॉस थीटा, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। एफ डॉट इंटीग्रल ऑफ डीएस तुम बोल दो, या फिर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस बोल दो, जो भी। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ही जंप किया, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब तक ग्राउंड के कांटेक्ट में है तब तक डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हुआ फोर्स 0 हो गया, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अच्छा, ये तो अचानक से बीच में आ गया, हम लोग सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं। अब जो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस का क्या मतलब है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस हमें क्या देगा? हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? समेशन और एरिया अंडर एरिया अंडर कौन सा कर्व? एसएफ कर्व या एफएस कर्व? एफएस कर्व। एफएस। तो जो मेरा डीएस है उसको मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ और एरिया का प्रोजेक्शन भी मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लो ऐसा है, तो जो मेरा डीएस है ना, मतलब अगर मेरा एस पे डी लगा हुआ है, तो मुझे अगर वर्क डन निकालना हो या जो भी क्वांटिटी निकालना हो, जो मेरा स्मॉल क्वांटिटी है उस एक्सिस पे हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। जो मेरा डीएस वाला क्वांटिटी है या मेरा अगर डीटी रहता है यहाँ पे, तो टाइम वाले एक्सिस पे हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। तो जो भी मेरा डी में क्वांटिटी है उस पर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, क्योंकि हो सकता है कभी कोई तुमसे पूछ दे कि ये वाला एरिया छोड़ो, अगर तुमको एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया निकाल दो। इसमें क्या गलत है? ये एरिया मान लो मैंने निकाल दिया गलती से, ये सही है या गलत है वर्क डन के लिए? ये सही है या गलत है? ये गलत है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम लोग जो मेरा स्मॉल क्वांटिटी है डीएस उसके साइड प्रोजेक्शन लेंगे। कोई लॉजिक बता सकता है क्यों ये वाला एरिया होगा? कोई लॉजिक बता सकता है क्यों? और डीएस मतलब चेंज इन एस और चेंज एस में हो रहा था। और कोई अच्छा कुछ और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन सोचो। हाँ निश, वर्क डन इज एरिया अंडर दिस, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन। मैं पूछ रहा हूँ ग्रीन वाला क्यों होगा, ये रेड वाला क्यों नहीं ले सकते हैं ये एरिया? इंटीग्रेशन का क्लास सोचो, इंटीग्रेशन वाले क्लास में देखो मुझे क्या करना होता है, एफ डॉट डीएस का क्या मतलब है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा लेंथ लूंगा डीएस, वो रेक्टेंगल लूंगा ये वाला, इसका एरिया निकालूंगा और फिर इसका समेशन करूंगा ना। देखो मुझसे ये ग्रीन वाला एरिया निकलेगा, उधर रेड वाला एरिया नहीं निकलेगा। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो स्टार्टिंग में हुआ था। अभी फील आया क्यों होगा इधर वाला? नहीं सर। हाँ सर। देखो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस का क्या मतलब होता था, जैसे मान लो
इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। मान लो तुम्हारे पास ये कर्व है, तो हम लोग इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक, अगर मान लो यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना है, ये जो एरिया इनक्लोज है, तो कैसे निकालोगे? इसको पतला पतला स्ट्राइप्स में काटोगे, सब अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल होगा, हाँ या ना? यस सर। अब उसमें से मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स में हम लोग काटेंगे, उसमें से लेट से ये पर्टिकुलर स्ट्रिप का मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला, ये मैं इसका एरिया है ग्रीन, ये बहुत बहुत थिन है, बहुत पतले पतले स्ट्रिप में मैंने काटा है। तो अगर तुम इसका एरिया का बात करो, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, तो लेट से ये लेंथ जो है ये ds है, या फिर मैं जब इंटीग्रेशन का ही बात कर रहा हूँ तो बेसिक से ही बात कर लो, तो लेट से ये लेंथ dx है और ये हाइट y है, तो इसका एरिया क्या होगा इस ग्रीन वाले का? y dx, हाँ या ना? यस सर। और वैसे ही मैं सबको समेशन कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, सारे रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर दूं, एंड समेशन इज सेम एज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट y dx, राइट? तो ये मेरा है y डॉट dx। सिमिलरली जब मेरा यहाँ पर फोर्स हो गया, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैं ds लिया, ये ds लिया, ये फोर्स होगा, तो वर्क डन जो छोटा सा होगा वो होगा f डॉट ds, वर्क डन या फिर इसका एरिया जो होगा दैट विल बी f इनटू ds, और पूरे का एरिया निकालना है तो समेशन ऑफ f डॉट ds या फिर इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। तो देखो ds क्वांटिटी हमने किस पर लिया? x एक्सिस पे लिया, तो हम लोग को s वाले जो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस होगा ना, उस पर हम लोग को एरिया का प्रोजेक्शन लेना है और वो वाला एरिया फाइंड करना है हमेशा। तो हम वाई एक्सिस को भी बेस मान के वो वाला एरिया भी तो निकाल ही सकते थे। तो अगर तुम हाँ तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अगर तुमको ये एरिया निकालना है मान लो, तो देखो क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। सर ये पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि s इज नॉट अ फंक्शन ऑफ f, हाँ लेकिन f इज अ फंक्शन ऑफ s। एक मिनट मैं ये वाला देखता हूँ। प्रतीक्षा ये देखो, अगर तुम ये निकालोगे यहाँ से यहाँ, तो देखो क्या करना होगा तुमको, तुमको जो ये टुकड़ा लेना पड़ेगा, ये टुकड़ा क्या होगा? dy होगा इंस्टेड ऑफ dx, यस सर। और ये लेंथ x होगा, तो तुम्हारा बनेगा समेशन ऑफ x dy या फिर इंटीग्रल ऑफ x dy, ठीक है? यस तो सर। अगर तुम्हारा y एक्सिस पे फोर्स है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, s इंटू df, ये होता है क्या वर्क डन? नहीं सर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। राइट, कोई दिक्कत? अभी समझ में आ गया कि हम लोग हमेशा s वाले एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे। यस सर, समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये नोट करना है, हो गया? ठीक है, क्वेश्चन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल ऐसे मूव किया, uh, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 मीटर, 4 मीटर, find the work done by the force, find the work done by the force in going from A to B. देवल नहीं, 5 नैनोमीटर पर क्या भेजो?
नैनोमीटर नहीं न्यूटन मीटर एन कैपिटल करना भूल अच्छा गया। अच्छा न्यूटन मीटर 5 नहीं पार्थ लेवल सही है। सही है आर्या। आर्या यूनिट सही नहीं है। अद्वैत सही है। चैतल सही है। प्रतीक्षा सही है। सम्यक नहीं। इस बार प्रोजेक्शन किस पे लेना होगा, वाई एक्सिस पे या एस एक्सिस पे? वाई वाई पे, क्योंकि वाई पे डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया क्या होगा? ट्रापेजियम है क्या ये? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 5 + 5 5 + 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2। आंसर क्या हो गया? 15 जूल। सिंपल सा है। डन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? एक तो हमारा थ्योरम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे मैंने बॉल फेंक दिया, वो जाके दीवार से कोलाइड किया, तो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी था, और मान लो कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो वो दोनों एनर्जी, मान लो वहां जाके बॉल समहाउ चिपक गया दीवार पे, तो क्या हुआ होगा? वो एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुआ? कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा? जो एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी उसके पास रहेगा, तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया होगा? किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में? पोटेंशियल तो हाइट पे है ही, और कुछ तो तुमको साउंड सुनाई दिया होगा, बॉल टकराया होगा तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगर तुम बहुत बार फेंको कुछ चीज वहीं पे टकराए तो क्या होगा? सही है ओम। तो थर्मल एनर्जी वहां पर आ जाएगा। हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये सब एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अभी के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। इनफैक्ट पूरे 11-12 में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो जो हमारे पास एक इक्वेशन है v² - u² = 2as। दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई कर दो। -12 mu² = m/2 × 2as। ये क्या बन गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, m × a, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन गया। यस। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, डेल्टा के ई जो होगा वो वर्क डन होगा, वर्क डन के बराबर।
सर आप प्लीज 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये वाला हाँ सर, थैंक यू, हो गया। हो गया, हाँ ये भी हो गया सबका। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बी। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये प्रूफ करने के लिए तुमको बोल सकता है स्कूल एग्जाम में, थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स। तो हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो dk बाई dt काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, मास एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, तो हाफ m इंटू 2v dv बाई dt। ठीक है, अब m इंटू dv बाई dt ये क्या बन जाएगा, सर मास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? फोर्स हाँ मास कांस्टेंट है, तो m इंटू dv बाई dt फोर्स बन गया, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। ये देखो मैंने एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा है, तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे dv बाई dt, हम लोग डायरेक्टली कुछ ले नहीं सकते हैं, तो ये बन गया f डॉट v। v को लिख दो, v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। अब देखो मेरे पास क्या बन गया, dk इज इक्वल्स टू f डॉट dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया फिर से बताइए ना। m इंटू dv बाई dt मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू dv बाई dt फोर्स, हाँ सर समझ गया। ठीक है, फोर्स इंटू v हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, तो यहाँ पे भी आ गया डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो ये तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है कि प्रूफ करो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। सर इंटीग्रल ऑफ डी के, इंटीग्रल ऑफ डी के इज काइनेटिक एनर्जी, तो इंटीग्रल ऑफ डी के क्या हो जाएगा, के, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी के बन जाएगा के, और के इनिशियल से के फाइनल तक, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो पहले के फाइनल माइनस के इनिशियल, अभी ठीक है। यस तो तुम लोग पढ़े होगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़े हो, एनर्जी कंजर्वेशन। पढ़ा। हाँ, तो हाँ मैं उसको थोड़ा, हाँ उसको मैं एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिखूं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एक्चुअल में वो कैसा लिखाता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस, मान लो मैंने कहीं से एनर्जी उसको दिया सिस्टम को, मतलब मैं कोई सिस्टम माना हूं, तो उसको मैंने एनर्जी दे दिया, तो उसका एनर्जी और बढ़ गया, तो प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक और टर्म क्या आ सकता है बताओ यहाँ पे, अप्लाइड एनर्जी। अप्लाइड एनर्जी तो ऊपर आएगा ना, क्योंकि मैंने वहां पर ऊपर एनर्जी दिया। रिलीज
एनर्जी रिमेन्स तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड। ठीक है, उससे बेटर टर्म है एनर्जी लॉस्ट प्लस एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने कुछ एनर्जी दिया था उसको, जैसे तुम बोलो कि यहाँ पर था, यहाँ तक ये कार था, इसको मैंने पुश किया, हाँ खुशी, वो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी उसी में आ जाएगा। इसको मैंने पुश किया तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और ये जाके यहाँ पर रुक गया, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट हुआ है। तो अगर हम लोग सबसे पहले में क्या पढ़े कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी लॉस करेगा। तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल प्लस एनर्जी लॉस्ट। अभी समझ में आया ये वाला पार्ट, फ्रिक्शन वाला, कि फ्रिक्शन एनर्जी को लूज कर देगा। तो ओवरऑल तुम किसी भी सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, बस तुमको सब चीज कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। एनर्जी लॉस जो भी हो रहा है या फिर एनर्जी सप्लाई जो भी हुआ, वो सब चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। फाइन। तो जनरली हम लोग अभी जो पढ़ेंगे ना, मतलब इस चैप्टर में, उसमें जनरली एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल के प्लस फाइनल पी करेंगे। डन। सर जस्ट एक मिनट, हो गया सर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। एक मिनट, टाइम नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है? सर अर्थ के रेफरेंस फ्रेम को लेके होता है। अच्छा, अर्थ के रेफरेंस फ्रेम को लेके होता है, ओके। तो प्रतीक्षा ये बताओ, जैसे लेट्स से ये अर्थ है, इस पे मेरा घर है, इस पर ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, मैं यहाँ से h हाइट पर हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो और ये हाइट लेट से h डैश है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस ब्लॉक का? इसका मास m है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh या mgh डैश या mgh प्लस h डैश या क्या? जीरो? हाँ, जीरो नहीं होगा हार्दिक। हाँ प्रतीक्षा? mgh प्लस h डैश। नहीं। और किसी का? कभी हाइट आएगा क्या? नहीं प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा कॉन्सेप्ट ही गलत है। सर फोर्स भी तो डिक्रीज होगा ऊपर जाके। नहीं, h और h डैश काफी कम है, मतलब 5-6 मीटर के आसपास, ऐसा मान लो। तो अर्थ का रेडियस भी काउंट होगा? नहीं, देखो तुम लोग जो पढ़े हो ना, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ये गलत है। हम लोग यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात ही नहीं करते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता ही नहीं है, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा बात करेंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू mgh। अब है कि तुम लोग पढ़े हो कि ठीक है mgh, तुम लोग हमेशा क्या पढ़े हो कि हम लोग राउंड से ले लेंगे, तो इसलिए आंसर आया mgh प्लस h डैश। जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, 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 जहां से लेने का मन है वहां से ले सकते हैं। ऊपर से ले लेंगे तो माइनस mgh हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर है कि हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा पी है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो फ्रेम हम लोग अर्थ पे फिक्स नहीं करते हैं कि अर्थ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग कहीं पे भी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। तो सर बट अभी ग्राउंड के रेफरेंस में पूछा था ना। नहीं, बस मैंने पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा, बस मैंने इतना पूछा था। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे mgh प्लस hs, हम लोग पहले ये पूछेंगे कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ है। तो अगर मेरा, जैसे मान लो ये मैं इरेज करता हूँ, अभी हम लोग अपने अपने उसके अपने सुविधा के अनुसार लेंगे, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें सोचना पड़ेगा कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ ले। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा जीरो पोटेंशियल लाइन है। जीरो पोटेंशियल लाइन मतलब मेरा रेफरेंस फ्रेम है ये। इस पॉइंट पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मेरा जीरो है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ के कारण होता है वो Gm1m2/r होता है, वो हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो माना हूँ, अर्थ कहीं पे भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर ये इस ब्लॉक इससे x हाइट ऊपर है तो हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे mgx, और अगर ये ब्लॉक इससे नीचे है y डिस्टेंस तो हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे माइनस mgy। ऊपर मतलब पॉजिटिव mgx, नीचे मतलब निगेटिव। ठीक है। और हमारे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं तुमको मल्टीपल जीरो मतलब अलग अलग पॉइंट पे मैं जीरो पोटेंशियल लाइन मानूंगा और क्वेश्चन को सेम सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो वो अपने ऊपर है कि कैसे लिख लेंगे। सर तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, मतलब डेल्टा पी ही नहीं सिर्फ पी? हाँ, तो सिर्फ पी का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो तुम सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, तो बाकी सैटेलाइट्स और स्टार्स को हम लोग इग्नोर करें, तो बस अर्थ के कारण, अर्थ के सेंटर से जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है Gm1m2/r। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे ये डेल्टा पी डिराइव करने के लिए, तो ये डिराइव भी हो जाएगा। तुम लोग बाइनोमियल पढ़ चुके हो? नहीं, बाइनोमियल अभी नहीं हुआ होगा। नहीं, बाइनोमियल के बाद ये चीज डिराइव कर सकते हैं। सर बाइनोमियल अच्छा, चल रहा है। चल रहा है सर। चल रहा है, तो ये चीज तुम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे ऐसा है, ये मान लो अर्थ है, ये इसका रेडियस, जहां से मैं h हाइट पर हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Gm1m2/re, और मान लो ये h हाइट पर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो Gm1m2/re प्लस h। ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों। जो अब इतना ये वाला फॉर्मूला तो बार बार हम लोग यूज करेंगे नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हुआ, Gm1m2/re प्लस h, ये माइनस में होता है एक्चुअली में, माइनस जी, मैं प्लस माइनस अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं Gm1m2 कॉमन ले लो, 1/re प्लस h माइनस 1/re, तो ये क्या बन जाएगा, Gm1m2 re माइनस re माइनस h अपॉन re प्लस h। ये re कैंसिल हो गया, ये बन गया Gm1m2, मैं निगेटिव अभी इग्नोर कर रहा हूँ, अपॉन, अब अगर h बहुत छोटा है कंपेयर टू re, तो मैं इसको re स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी हाँ re स्क्वायर लिख सकता हूँ। और Gm1m2/re स्क्वायर क्या होता है, mg, ये बन गया mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इसको हमने प्रूफ कर दिया। अगर h बहुत छोटा है बाइनोमियल कहा था। हाँ वही, बाइनोमियल था नहीं, मतलब बाइनोमियल से भी, मतलब मुझे लगा कि पहले स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पर अगर स्क्वायर आता ना तो फिर मुझे बाइनोमियल एक्सपैंड करना पड़ता, बट अपना लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्टली बन गया। या फिर तुम इसको डायरेक्टली ऐसे बाइनोमियल से करो ना,
तुम इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, g m1 m2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा re प्लस h टू द पावर -1 माइनस re टू द पावर -1। अब अगर h बहुत सर छोटा है, आपने वो RE into H का क्या किया था? क्या यहाँ पर re प्लस h है ना, हाँ तो जब मल्टीप्लाई किया था उसका क्या हुआ? नहीं re प्लस h को मैं अप्रोक्सीमेटली re मान लिया कि इफ h इज स्मॉल कंपेयर टू re, तो re प्लस h को मैं re मान लिया रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, h इज स्मॉल। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम बाइनोमियल लगा के वही चीज फिर से एक्सप्रेस कर सकते हो। वही अगर स्क्वायर होता तो हम लोग को ओपन करने से अच्छा बाइनोमियल लगा देते वहां पे। ठीक है, ओके। ओके। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट?